हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे एटम को कि एटम क्या है, फिर हम समझेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज कंपोज ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम है वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स? वो कौन से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में है। जो एटम का सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पार्ट है एक छोटा सा, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। फिर कहता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ऑर्बिट पे, सर्कुलर पाथ पे, उस पे नेगेटिव चार्ज है। एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। ये जो एटम है एज ए होल क्या है? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि जितने इक्वल्स नंबर में इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर में प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, बट दोनों इक्वल्स नंबर में होते हैं, इसलिए एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देन साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का जो साइज है डायमीटर में, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लियस का साइज है 10 पे पावर माइनस 15 मीटर है डायमीटर में। और जो एटम का साइज है वो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर है डायमीटर में। मींस इसका साइज 10 पे माइनस 15 मीटर इन डायमीटर, और होल एटम का जो साइज है 10 पे माइनस 10 मीटर है साइज में। मींस न्यूक्लियस का साइज जो है ना, इस एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा है। होल जो एटम का साइज है उससे न्यूक्लियस का साइज 1 लाख गुना छोटा है। 1 लाख गुना मीन्स 10 पे पावर 5 मीटर में। इसका साइज 10 पे पावर माइनस 15 मीटर है डायमीटर में, और जो एटम का है वो 10 पे पावर माइनस 10 है। तो डिफरेंस कितना आता है? 10 पे पावर माइनस 5 मीटर का। मीन्स 1 लाख गुना न्यूक्लियस का साइज इस एटम के साइज से छोटा है। ठीक है। और जो पूरे एटम का वेट है वो कहां है भाई? इस न्यूक्लियस पे है। जो पूरे एटम का वेट है, वजन है, मास, वो कहां टिका हुआ है? वो इस सेंटर पे टिका हुआ है। पूरे एटम का वेट इस न्यूक्लियस पे है। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी अभी तक मुझे एटम के बारे में इतनी सारी चीज पता है। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलर पाथ पे, ऑर्बिट पे, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे भी सेम है 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। जो मास है एटम का कितना है? 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 केजी। और जो प्रोटॉन का है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 केजी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है सेम होता है। तो यहां डिफरेंस देखो, जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31, और यहां क्या है 10 पे पावर माइनस 27। तो साइज किसका बड़ा हुआ जी?
प्रोटॉन का जो मास हुआ ना वो ज्यादा हुआ, क्योंकि -27 है और इलेक्ट्रॉन पे -31 है। तो जो पूरे एटम का जो वेट है वो इस न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये अभी तक मुझे एज पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी हमें एटम के बारे में इतनी सारी चीज पता है कि भाई एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है। और जो एटम का पूरा मास है, वेट है, वो न्यूक्लियस पे है। और जो साइज है न्यूक्लियस का एटम के अकॉर्डिंग, एटम के कंपेयर में लाख गुना छोटा है। इसको आप ऐसे समझो कि ये जो न्यूक्लियस है वो क्रिकेट का एक बॉल है, क्रिकेट का एक बॉल है, और जो पूरा एटम है वो एक ग्राउंड है। और ग्राउंड का जो साइज है डायमीटर में 5 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हो कि एटम का साइज और फिर बल्ब के साइज में कितना डिफरेंस है। 1 लाख गुना एटम का साइज बड़ा है न्यूक्लियस से। क्लियर एटम? तो यहां तक हमें आज की डेट में एटम के बारे में पता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक हम पहुंचे कैसे, इतनी सारी चीज हमें जो पता चली, यहां तक पहुंचने में बहुत सारे साइंटिस्ट ने लैब में बैठ के अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाके बात यहां तक पहुंची है कि इलेक्ट्रॉन का, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस शेप का है। लेकिन यहां तक पहुंचने में जितने साइंटिस्ट ने जितनी सारी चीजें बताई, किसी साइंटिस्ट ने पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, किसी ने प्रोटॉन के बारे में बताया, किसी साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, फिर किसी साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को दिया कि एटम इस शेप का है, फिर उसको वो थ्योरी फेल हुई तो फिर किसी और साइंटिस्ट ने कहा नहीं एटम इस शेप का है। तो कई साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, तब जाके फाइनली हम यहां तक पहुंचे। तो उन सब साइंटिस्ट ने जो अपनी थोड़ी थोड़ी मेहनत करके यहां तक हमें चीजें पहुंचाई है ना, उन सबको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें एटम के बारे में बताया था वो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने हमें बताया था कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो एटम है वो मैटर का एक छोटा सा पार्टिकल्स है। मैटर मीन्स पदार्थ। मान लो ये मैटर है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। क्या है? ये एटम है। बहुत सारे एटम मिलके एक मैटर बना हुआ है। ये मैटर है और इसके अंदर जो है ना वो एटम है। बहुत सारे एटम है, मीन्स एटम एक स्मॉल पार्टिकल्स है मैटर का। ये सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने, कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड विच कैन नॉट बी डिवाइड। मतलब जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है वो एक छोटा सा पार्टिकल है मैटर का। बहुत सारे एटम मिलके मैटर बनता है। तो एटम जो है मैटर का एक छोटा सा पार्टिकल्स है और वो इतना छोटा है कि उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम छोटा नहीं कर सकते, फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते। ये इतना छोटा पार्टिकल्स है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले उन्होंने एटम के बारे में बताया था। उसके बाद वो बता के अपनी थ्योरी दे के निकल गए। उस थ्योरी को हम कहते हैं, उन्होंने मैटर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। जॉन डाल्टन ने मैटर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और उसमें इसने कहा था कि मैटर जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम अपने आप में इतना छोटा पार्टिकल्स है कि उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इंडिविजिबल है एटम। तो ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, बहुत फेम साइंटिस्ट है, जे थॉमसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट में जो उनको पता चला, किसका पता चला? इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आप कहेंगे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया कि भाई एटम के अंदर एक
पार्टिकल्स है और उसका नाम उसने दिया इलेक्ट्रॉन, और फिर उसने कहा इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब जैसे ही पता चला कि भाई एटम के अंदर, मैटर के अंदर एटम है, एटम से मिलके मैटर बना, ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने 1808 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद फिर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया और उसने कहा कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। और जब सवाल ये उठा कि जब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तभी ये स्टेबल है। तो फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइक वो कैथोड रही एक्सपेरिमेंट को कुछ मॉडिफाइड करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया कि इस एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, और उस पॉजिटिव चार्ज का जो नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन दिया। किसने दिया भाई? उसका नाम था गोल्डस्टीन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? गोल्डस्टीन। ठीक है, तो एटम के अंदर अब दो चीज हमें पता चल गई, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का पता किया किसने? जे थॉमसन। और फिर प्रोटॉन का पता किसने किया भाई? गोल्डस्टीन ने। अब इतना पता चल गया कि जो एटम है उसके अंदर दो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये दो चीज एटम के बारे में पता चली। फिर जब ये दो चीज पता चली तो फिर जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम के बारे में। एटम के अंदर ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन वो किस शेप में है, कैसे हैं, किस तरह से असेंबल है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसका एक मॉडल दिया किसने? जे थॉमसन ने। उसको कहते हैं थॉमसन मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उस एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन समझते हो? तरबूज। जो एटम का शेप है वो लाइक वाटरमेलन की तरह है। अब हम आपको यहां पे दिखाते हैं कि जो जे थॉमसन ने जो शेप दिया एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, वो उन्होंने बताया कि जो एटम है ना वो वाटरमेलन की शेप में है। और जैसे वाटरमेलन को आप काटते हो, काटने का जो रेड वाला पोर्शन है जिसको हम खाते हैं, उसको उन्होंने कहा कि वो क्या है? प्रोटॉन है। मतलब जो तरबूज का, वाटरमेलन का जो रेड वाला एरिया है वो टोटल एरिया क्या है? प्रोटॉन है। तो उसने कहा जो पूरा एरिया है वो क्या है? प्रोटॉन है, मींस पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम का शेप है वाटरमेलन की तरह है, जो रेड वाला पोर्शन है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में जो वाटरमेलन में बीज होता है, कहीं कहीं जो उसके अंदर बीज है वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर, तो उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो असेंबल है। बीच बीच में कहीं कहीं माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस, बीच बीच में उन्होंने कहा कि इस तरह से असेंबल है। तो जो थॉमसन ने कहा कि भाई जो एटम है उसका शेप तरबूज की तरह है, और जो तरबूज में जो वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, और जो बीच बीच में कहीं बीज है वो क्या है? वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ये मॉडल किसका था? ये थॉमसन मॉडल का था। इस मॉडल को आप कंपेयर कर सकते हो हलवा मॉडल से, जो घर पे गांव में मदर जो हम लोग की हलवा बना के देती है, चने का हो या सूजी का हो, तो हलवा जो होता है ना, हलवा के बीच बीच में क्या ड्राई फ्रूट होते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट है उस हलवा में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है।
और जो पूरा होल हलवा है जिसको खाते हैं कंप्लीट, वो क्या है, वो प्रोटॉन है। मीन्स एटम के अंदर जो पूरा एरिया है वो पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, और बीच बीच में उन्होंने कहा, थॉमसन ने कहा कि बीच बीच में कहीं कहीं असेंबल है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था जे थॉमसन मॉडल। इसको हम कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस सब कई मॉडल है, इसको हम यहां पे इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहां हमारा पर्पस है मेन के हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो यहां हम एक जो फाइनल मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल, उसको हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा जितने सारे मॉडल हैं उसको मैं ब्रीफली थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा कि क्या है। तो ये था सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अभी तक मुझे एटम के बारे में क्या क्या पता चल गया कि भाई ये एटम है और इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में निगेटिव चार्ज उस पर असेंबल है, बीच बीच में कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है। तो ये थॉमसन के मॉडल तक हमें पता चल गया कि एटम इस शेप का है, पूरे में जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड है। उन रदरफोर्ड ने फिर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स लिया, फिर अल्फा पार्टिकल्स के सामने उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, उस गोल्ड फॉयल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग की, सामने उन्होंने एक जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगा दी। फिर उस स्क्रीन पे उन्होंने देखा कि जब हम अल्फा पार्टिकल से पेनिट्रेट करने हैं उस गोल्ड फॉयल पे, तो आगे ट्रांसमिट क्रॉस करके जो हमें स्क्रीन पे क्या क्या दिखता है, इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये पाया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो उस एटम में क्रॉस कर गए। मतलब कि उन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने देखा कि जैसे ये बहुत सारे एटम है, एटम है बहुत सारे, और उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया बहुत सारे, तो उन्होंने देखा बहुत सारे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस करके सीधे चले गए और इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया। ऑलमोस्ट उन्होंने जैसे 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट किया उस एटम पे, तो देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके चले गए एटम को, कुछ अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गए लेफ्ट राइट में थोड़ा सा, और उन्होंने कम से कम 12,000 में एक पार्टिकल्स ऐसा देखा अल्फा पार्टिकल्स कि वो बिल्कुल 180 डिग्री ये गया और वापस आ गया। मोस्टली जो थे वो सब क्रॉस कर गए, कुछ डाइवर्ट हो गए अपने रास्ते से, और एक था 12,000 में एक पार्टिकल्स ऐसा था अल्फा पार्टिकल्स जो बिल्कुल 180 डिग्री गया और यहां गया और यहां से बिल्कुल वापस आ गया। तो जब बिल्कुल वापस आ गया तब इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद जब उनको इस तरह का रिजल्ट मिला कि मोस्टली जो थे अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर गए, कुछ डाइवर्ट हो और एक बिल्कुल वापस आ गया, तब इसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि भाई इस एटम के अंदर जो एटम है हमारा, इसके अंदर जो मोस्टली एरिया है वो खाली है, एम्प्टी है। क्या है, ज्यादातर एरिया एटम के अंदर खाली है, तभी जो पार्टिकल्स थे ये क्रॉस कर गए। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने। मतलब रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद अपना उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम उन्होंने रखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में
के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, और उस मॉडल में उन्होंने बताया कि एटम के अंदर मोस्टली एरिया जो है वो खाली है, एम्प्टी है, कि भाई अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल क्रॉस करके चले गए थे। फिर और एक पार्टिकल्स जो 180 डिग्री वापस आ गया था, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जा रहा है बिल्कुल 180 डिग्री वापस आ गया। मींस उन्होंने इससे ये रिजल्ट निकाला कि अगर ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वापस कब आएगा, जब सामने भी कोई पॉजिटिव हो। अगर निगेटिव होता तो ये तो यहां पे जाके चिपक जाता, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज 180 डिग्री वापस आ गया। उससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जब 180 डिग्री वापस आ रहा है मींस यहां पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो उससे इन्होंने पता लगाया, अपना निष्कर्ष, अपना रिजल्ट दिया कि भाई एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, बहुत छोटा सा, और उसी का नाम इन्होंने दिया था क्या, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस नाम जो दिया था एटम के अंदर, जो अभी हम पहले बताया था, उस न्यूक्लियस नाम को देने वाला जो था वो कौन था, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन्स नाम किसने दिया, थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने दिया, गोल्डस्टीन ने। और जो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में बिल्कुल छोटा सा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड। तो अब एटम के बारे में हमें इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, प्रोटॉन का पता चल गया, और न्यूक्लियस का पता चल गया, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ये भी पता चल गया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए पता चला कि भाई ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थी, और जब अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री वापस आ गई, तो 180 डिग्री वापस आने का मतलब कोई पॉजिटिव ही है यहां पे, तभी वो वापस आ गई। तो मींस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, और उस सेंटर का नाम न्यूक्लियस दिया किसने, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया कि भाई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं। ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल था। थॉमसन मॉडल था कि भाई जो एटम है वो लाइक वाटरमेलन है, और जो पूरा रेड वाला एरिया वाटरमेलन का, उसी तरह से प्रोटॉन पूरे में है और बीच बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स है। ये थॉमसन ने कहा था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा कि नहीं, जो एटम के अंदर मोस्टली एरिया है खाली है, बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और उसका नाम उसने न्यूक्लियस रखा। और फिर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, ना कि वो बीच बीच में असेंबल है। तो अब ये थॉमसन मॉडल फेल हो गया, अब ये रदरफोर्ड मॉडल आ गया। रदरफोर्ड ने कहा सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम न्यूक्लियस दे दिया, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। तो ये रदरफोर्ड मॉडल। अब क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल के बाद एक थ्योरी आई थी मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ऑर्बिट पे मूव करती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, और जब एनर्जी रेडिएट करेगी तो वो एनर्जी लूज करेगी। तो जब ये थ्योरी मैक्सवेल की आई, तो फिर उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तो रदरफोर्ड की थ्योरी फेल कर रही है, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। अब मैक्सवेल साहब कर रहे हैं कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब ऑर्बिट पे मूव करेगी तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, और एनर्जी रेडिएट करेगी मींस एनर्जी लूज करेगी। तो उस केस में क्या होगा भाई, तो फिर
यह हुआ, निष्कर्ष निकला जो रिजल्ट थॉमसन के थ्योरी के बाद रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल फेल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये रदरफोर्ड की थ्योरी तो फेल कर गई कि रदरफोर्ड तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मैक्सवेल कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट करती है और एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी लूज करेगी, और जब लूज करेगी तो क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस पे, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट कर रही है, और एनर्जी रेडिएट होने की वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो उस केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी डाउन हो रही है, 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 लास्ट में फाइनली क्या होगा, ये प्रोटॉन पे आके न्यूक्लियस पे आके धड़ाम से गिर जाएगा। भाई इसकी एनर्जी डाउन हो गई, ये मूव करते 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 यहां आके गिर जाएगा ना भाई, तो क्या होगा, पूरा एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, एनर्जी इसकी लॉस कर रही है, तो जब एनर्जी लूज होगी तो लूज होते 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 ये आके यहाँ खत्म हो जाएगी एनर्जी। जब एनर्जी उसकी पूरी खत्म होगी तो न्यूक्लियस के पास आके वो धड़ाम से गिर जाएगा, गिर जाएगा तो पूरा एटम ही अनस्टेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमें पता है क्या है, एटम स्टेबल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये निकला कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और चीज है यहां पे, ये रदरफोर्ड ने कहा है कि मूव कर रहा है ऑर्बिट पे, वो नहीं है, कुछ समथिंग और भी है। मैक्सवेल की थ्योरी के बाद रदरफोर्ड मॉडल की थ्योरी में ड्रॉबैक आ गया कि भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी रेडिएट होगी तो एनर्जी लूज होगी, लूज होते होते उसकी ये हालत हो जाएगी, लास्ट में वो बिल्कुल आगे न्यूक्लियस पे खत्म। तो इस ड्रॉबैक की वजह से ये रदरफोर्ड मॉडल भी फेल कर गया। अब रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद एक और साइंटिस्ट है नील बोहर, उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, उस मॉडल को कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल को हम क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कि जो आगे हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सारी चीजें पढ़नी है ना, उसी बोहर एटॉमिक्स मॉडल पे डिपेंड करती है। तो ये सबसे पहले हमने अभी समझा क्या, एटम जो मॉडर्न थ्योरी में आज की डेट में एटम किस शेप का है, उसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज हमने समझी। बट उस एटम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किसने एटम के बारे में बताया था, जॉन डाल्टन। फिर उसके बाद थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल के फेल होने के बाद फिर रदरफोर्ड मॉडल आया जिन्होंने एटम के बारे में बताया। अब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया तो आया बोहर एटॉमिक मॉडल। तो उस बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या है, बोहर साहब ने क्या क्या हमें एटम के बारे में बताया कि एटम किस शेप का है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो सारी चीज जब उसने बताई तो उसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है। तो अब हम समझते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसमें जो ड्रॉबैक थे उस ड्रॉबैक को इन्होंने ओवरकम किया, ओवरकम करने के बाद इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, उस एटॉमिक मॉडल को हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इनका पूरा नाम नील बोहर था और इन्होंने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और उसी एटॉमिक मॉडल को हम बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्होंने मॉडिफाइड किया और क्या बताया अपने मॉडल में। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एन एटम हैज ए मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर। उसने कहा कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। यह बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, बट रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक था इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, बस इतना उन्होंने कहा था। न्यूक्लियस के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो न्यूक्लियस को
बोहर साहब ने एज इट इज रखा जो रदरफोर्ड ने कहा था। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर। बोहर साहब भी यही कह रहे हैं कि एन एटम हैज ए मैसिव पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट सेंटर। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है काफी हेवी सा, और उसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड देयर न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। अब इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे कर रहा है। ये चीज रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि बस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बट बोहर साहब क्या कर रहे हैं कि ये फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये नहीं कि कहीं भी जिगजैग रेंडमली कहीं भी मूव कर रहा है पाथ पे, नहीं, सबकी अपनी फिक्स, हर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी फिक्स सर्कुलर पाथ है, उसी पे मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड देयर न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। फिर क्या कहा इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स इन इच फिक्स परमिटेड ऑर्बिट हैव सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट पे, हर सर्कुलर पाथ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी अपनी फिक्स एनर्जी है। क्या है, अब जैसे इस सेल पे मूव कर रहा है, फिर इस सेल पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे है। इन्होंने कहा कि हर डिफरेंट सेल पे जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस सब की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। द इलेक्ट्रॉन इन ईच फिक्स परमिटेड ऑर्बिट हैव सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिस ऑर्बिट पे जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस सब इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। द लार्जर द ऑर्बिट द लार्जर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बोहर साहब ने कहा था जितनी बड़ी ऑर्बिट है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट पाथ, तो जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है वो उतनी ज्यादा बड़ी ऑर्बिट है, उतना ज्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ है। तो जो न्यूक्लियस जितना बड़ा ऑर्बिट है उतनी ज्यादा एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन के पास। मींस जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी ज्यादा है। मींस द लार्जर द ऑर्बिट द लार्जर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट बड़ी है तो उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बड़ी है। फिर उन्होंने कहा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एडिशनल एनर्जी, हीट या लाइट, इट इज लिफ्टेड टू द हायर ऑर्बिट। अब मान लो कि इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसने कहा अगर इस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अगर हम एक्सटर्नल कोई हीट या लाइट एनर्जी से देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके हायर ऑर्बिट पे आ जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकलकर अपने अप ऑर्बिट हायर ऑर्बिट पे चला जाएगा, और जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी फिर ये वापस अपने नॉर्मल ऑर्बिट पे आ जाएगा जिस ऑर्बिट पे वो पहले से था। तो अगर इस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे अगर हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया, एक्स्ट्रा हीट दिया, तो ये मूव करके इस ऑर्बिट पे आ जाएगा। जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी वापस ये अपने पहले वाले ऑर्बिट पे आ जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एडिशनल एनर्जी दैट इज हीट, लाइट, etc. इट इज लिफ्टेड टू द हायर ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट है हमारी, इस ऑर्बिट का इन्होंने नाम रखा, इस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ये ऑर्बिट है और ये जो पाथ है इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी लेवल का इन्होंने नाम दिया KLMN। द ऑर्बिट्स path are called energy level. These energy levels or shell are represented by the letter K, L, M, N, etc. or the number 1, 2, 3, 4. Means ये जो ऑर्बिट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस ऑर्बिट का नाम उन्होंने दिया, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम के शेल, के ऑर्बिट, सेकेंड का L, थर्ड का M एंड फोर्थ वन का N, इसी तरह और भी आगे।
तो ये इन्होंने अपने मॉडल में, बोर ने अपने मॉडल में ये सारी चीज बताई। पहली तो बताई कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट पे, फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। ये नहीं कि किसी भी ऑर्बिट पे कहीं भी मूव कर रहा है, फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। और हर इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स एनर्जी है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स एनर्जी है। इस ऑर्बिट पे जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी अपनी फिक्स एनर्जी है। इस ऑर्बिट पे जो मूव कर रहा है, इसकी अपनी फिक्स एनर्जी है। इस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी अपनी फिक्स एनर्जी है। इसी तरह इस ऑर्बिट पे जो मूव कर रहा है, इसकी भी अपनी फिक्स एनर्जी है। और उस फिक्स एनर्जी की वजह से वो एनर्जी उसकी लॉस नहीं हो रही है, उसकी सबकी अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। एनर्जी लॉस तब होगी जब ये हायर से लोअर जाएगा, और एनर्जी गेन कब होगी, जब लोअर से ये हायर जाएगा। तो वो कब होगा, जब हम कोई एक्सटर्नल हीट या लाइट एनर्जी देते हैं, तो लोअर एनर्जी से वो हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हायर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जैसे उसकी एनर्जी खत्म होगी तब वापस वो अपनी पहले वाली ऑर्बिट पे चला जाएगा। अपने आप इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट कहीं भी मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। जिस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन फिक्स है, वो उसी ऑर्बिट पे मूव करेगा। और जब वो सेम अपनी अपनी फिक्स ऑर्बिट पे मूव करेगा, तो उसकी कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी, सबकी अपनी फिक्स एनर्जी है। तो ये सारी चीज किसने कही, बोहर एटॉमिक मॉडल में ये सारी चीज बोहर ने बताई। क्लियर, बोहर एटॉमिक मॉडल। और उन्होंने जो एनर्जी लेवल है, जो ऑर्बिट है, जो शेल है, सब एक ही चीज है। आप ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, पाथ बोलो, सब एक ही चीज है। तो उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया किससे, फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया के शेल से, और उसको फिर फर्स्ट ऑर्बिट को सेम उसने रिप्रेजेंट किया 1 से। तो के शेल n इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया एल शेल, थर्ड को इन्होंने दिया m, इसी तरह लास्ट वन को, फोर्थ को n शेल। या फिर इसको फर्स्ट ऑर्बिट को 1, सेकेंड को 2, 3, 4, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के एल एम एन, या फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम इसके ऑर्बिट को, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं। ये बोहर साहब ने हमें अपने बोहर एटॉमिक मॉडल में बताया ये सारी चीज। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या क्या इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी फिक्स एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पे है उसकी हायर एनर्जी है। मिस न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतनी बड़ी ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा है। जितना बड़ा ऑर्बिट उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी है। और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेगा जब हम कोई एक्सटर्नल उसको हीट या लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब। और जैसे वो एनर्जी फिर खत्म होगी, रिलीज होगी, वो वापस अपने ऑर्बिट पे वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीज बोहर साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। और फिर उन्होंने ऑर्बिट का नाम क्या दिया, रिप्रेजेंट किया के एल एम एन से, 1, 2, 3, 4। क्लियर यहां तक। तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इसमें सवाल ये बनेगा आगे, जो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसी में, कि किस ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये तो नहीं कि इस पे अपनी मर्जी से 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस पे अपनी मर्जी से, इस ऑर्बिट पे 2 आ गए, इस पे अपनी मर्जी से 10 आ गए, इसमें अपनी मर्जी से 2 आ गए। कुछ भी मतलब रैंडमली नहीं है कि इस पे 10 है, इस पे 2 है, इस पे 5 है, कुछ ऐसा नहीं है। हर ऑर्बिट पे, हर एनर्जी लेवल पे, हर शेल पे फिक्स इलेक्ट्रॉन है। और वो इलेक्ट्रॉन फिक्स कैसे होंगे, किस ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट पे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, थर्ड ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे आगे कि वो कैसे फिक्स करते हैं कि किस एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होंगे।
क्लियर यहां तक? तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम आगे देखते हैं कि भाई किस एनर्जी लेवल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहते हैं। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एल में कितने रहते हैं, एम में कितने रहते हैं, एन में कितने रहते हैं, किस किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल और ऑर्बिट। जो रूल है, एक रूल है, वो रूल क्या है, उस रूल से हम डिसाइड करेंगे कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, ये रूल है, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो फॉर्मूला है क्या है, 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल आर एज फॉलो। फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स के सेल, के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस फॉर्मूले से हमें निकालना है 2n²। तो 2 इंटू n, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 हो गया, और स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2। इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट एल शेल, सेकेंड ऑर्बिट, इस पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2n², 2 इंटू n की जगह हमें लेना है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई 8। तो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने, मैक्सिमम 8। फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में, के सेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम 8। अब एम में, थर्ड ऑर्बिट एम शेल, कितने होंगे, मैक्सिमम 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एन की जगह हमने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 आ गया 18, मीन्स एम सेल पे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। 18, मैंने अभी 4 ही देखा है, आप 18 देख लेना, ठीक है। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट एन शेल, कितना आ जाएगा भाई, 32, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 क्या है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, मीन्स एन, ये एन शेल है, इस एन शेल पे मैक्सिमम 32, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और रहते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32, मीन्स के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट सेल के सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, एम सेल 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं ऑर्बिट पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो लास्ट ऑर्बिट होगा, उस पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा एटम का, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द शेल आर फिल्ड इन ए स्टेप बाय मैनर। जो शेल हमने लिया के एल एम एन, ये स्टेप बाय मैनर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि के ये है, एल ये है और एम ये हो गया, एन ये हो गया। मीन्स ऐसा नहीं के शेल में हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया
और एल में हमने 32 ले लिया, एम में 18 ले लिया। ये एक मैनर में होना चाहिए, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, ये एक मैनर में होना चाहिए। तो ये था कि हम किस ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिक्स रख सकते हैं, होते हैं, वो था। और उसको निकालने का तरीका था 2n²। तो ये था कि हम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अभी तक तुमने यहाँ न्यूट्रॉन नहीं देखा होगा, न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही, इसलिए कि अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती। रदरफोर्ड मॉडल में भी न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी, बोहर्स मॉडल में भी न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी, इसलिए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी हुई नहीं, वो बाद में हुई थी। तो ये था कि हम किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक आता है, इसके बाद आएगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तो अभी हमने देखा कि किस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब इसी में आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। अच्छा, ये जो सेल हमने डिसाइड किया इस फार्मूले से कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लो आप। जैसे आप ले लो मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12। तो उस 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम सेल में कैसे फिक्स रखेंगे। तो सेल हमारे पास क्या है, AKLMN और इलेक्ट्रॉन्स है 12। तो पहले में हम कितने रखेंगे भाई, 8, सॉरी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड एल सेल में 8। तो 8 और 2 10 हो गया। टोटल कितने हैं मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स, 12। तो ये एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहां एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्नीशियम का अगर हम ये एटम्स बनाएं तो उसमें जो सेल डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और एम शेल में मैक्सिमम 2 आएंगे, इसलिए कि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 12 है। इसी तरह आप जैसे ले लो सिलिकॉन, एक और एग्जांपल ले लो सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, सिलिकॉन में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 है। तो के सेल में KLMN, के सेल में कितने हो जाएंगे भाई, मैक्सिमम 2, एल में 8, तो 8 2 10, बचे कितने 4। तो एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे किसी भी मटेरियल्स के, ठीक है। मैग्नीशियम के 12 थे तो के में 2, एल में 8, एम में 2 बचे। इसी तरह सिलिकॉन के 14 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो के में 2, एल में 8, जो बच जाएगा एम में 4। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स में कि किस सेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, अब वो हम देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्युमिनियम एटम। एल्युमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल्युमिनियम में, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो के सेल एल एम, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, एल में 8, 8 और 2 10, बचे कितने, टोटल एल्युमिनियम में कितने हैं 13, बचे कितने 3, तो ये 3।
m सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो m सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट ऑर्बिट हुआ एल्युमिनियम एटम का, ये लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट सेल है, और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें? 3। तो इसी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, इसे हल्का मत समझना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक तरह से चीफ गेस्ट है। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी 8। अब कह रहा है कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे? 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं किसी भी एटम में। क्लियर? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो चीफ गेस्ट है, ये किसी भी मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है कि ये मटेरियल मेटल है कि नॉन मेटल है, या फिर कोई भी मटेरियल किस तरह से रिएक्ट करेगा। ये सब सारी चीज कौन बता रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को भी बताता है, और उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। मींस कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, और उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने मटेरियल को क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट में: कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो ये था हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जैसे इसी को आप इस तरह समझो, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई के, ये सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड सेल हो गया एम, एंड इस एल्युमिनियम एटम की हम बात कर रहे हैं। जो लास्ट ऑर्बिट है एल्युमिनियम क्या क्या है भाई? एम सेल। तो के में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2, 8 में, सॉरी एल में 8, और एम सेल में 3, 1, 2, 3। तो एल्युमिनियम एटम के केस में जो फर्स्ट सेल है के, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, मैक्सिमम 2 ही होते हैं फर्स्ट सेल में। एल में 8, और चूंकि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो बच गए 8, 2, 10 बचे 3। तो लास्ट वाले में कितने होंगे? 3। और किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। इसलिए जो नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 8 होंगे। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में नहीं होगा। और ये ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है, यही डिसाइड करते हैं किसी भी मटेरियल की फिजिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। क्लियर? अब उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हमने मटेरियल को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया: कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होता है। कितना होता है भाई? 4 से कम होता है। कंडक्टर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होते हैं, मतलब 1, 2, 3 ये हो सकते हैं। क्लियर?
और इंसुलेटर में जैसे ये एग्जांपल ले लो आप, क्या होगा, सोडियम हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। सोडियम के बाद आपका एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 है। तो ये सब कंडक्टर्स में आते हैं। इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा होते हैं। इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, 5 6 7 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इंसुलेटर में। जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब इंसुलेटर में आता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 ही होता है। कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे, इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होंगे, एंड कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, तो ये सब कंडक्टर में आता है। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई होगी बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। मोटा मोटी, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें लास्ट रह जाता है एक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच्ड है, बहुत कमजोर किस्म से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब डिफरेंट मटेरियल की क्या होती है, डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, और जब डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है तो सबकी अपनी अलग अलग डिफरेंट एनर्जी होती है। तो जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितना ज्यादा एनर्जी होगी, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही लूजली अटैच्ड होगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जितना ज्यादा होगी वो उतना ही कमजोर किस्म से न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा देखो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही लूजली अटैच है न्यूक्लियस के साथ, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर। The free electrons can be easily removed by applying a small amount of external energy। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको बहुत इजीली हम कहीं भी मूव करा सकते हैं by applying external energy। बाहर से थोड़ा भी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली मूव कर जाएगा एटम में, कहीं से भी कहीं, इस सेल से इस ऑर्बिट से, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे। क्लियर। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बताता है। जैसे आप समझ लो कि कंडक्टर में जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बताता है। तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑलमोस्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स थी, ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स कवर हो चुकी है। तो ये था कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम क्या है, एटम को फिर किस किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की, न्यूक्लियस की किसने की, ये सब सारी चीज हमने पढ़ी।
उसके बाद किस साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिया, थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा, वो सारी चीज हमने पढ़ी। फाइनली बोहर एटॉमिक मॉडल को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। फिर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग किस ऑर्बिट पे, किस सेल पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मैंने देखा, समझा। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है यहां पे। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे।